हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 29 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और मध्य प्रदेश के दोनों अर्धवार्षिकांक हमारे आ गए हैं। अगर आप ये लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। ये मंथली अगर आप लेना चाहें तो मंथली भी ले सकते हैं, इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी। क्विक रिकैप करेंगे हम पिछले वीडियो का। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम सुमन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका जो सही आंसर है वो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सुमन का शुभारंभ किया गया, जो कि एक सुरक्षित मातृत्व आश्वासन एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम है। ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्रदेश में कितने किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वर्तमान की अगर बात करें तो 8858 किलोमीटर है, लेकिन 2019 के डेटा के हिसाब से अगर बात करें तो ये है 8772 किलोमीटर। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी होगी, जैसा एग्जाम में ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपको लगाना होगा। इसके अलावा कुछ और स्वीकृत हो गया है, उसको अगर हम मिला लें तो 13,742 किलोमीटर कुछ ही दिनों में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई हो जाएगी। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भू अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो इसमें मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश होगा? तो ये मध्य प्रदेश होगा जो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी? तो ये मध्य प्रदेश के कुल 700 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, श्रेया त्रिवारी ने अभी पचमढ़ी में आयोजित राष्ट्रीय कुराश प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है 44 किलो वर्ग कैटेगरी में, और युवा कल्याण विभाग जो है वो उनको 50,000 की स्कॉलरशिप जो है वो दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें इतनी आपको ध्यान रखनी है। MPPSC प्री 15 टेस्ट 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं। अगर ये आप सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। पहला जो प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कितनी राशि जारी की गई है? मध्य प्रदेश के लिए ये राशि पूछी जा रही है, तो करीब 88 लाख समथिंग जो राशि है वो मध्य प्रदेश को जारी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें से एग्जैक्ट अगर बात करें तो 88,14,000 रुपए की राशि जो है वो जारी कर दी गई, क्योंकि पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। सारे प्रदेशों को ये जिम्मा दे दिया गया है। मध्य प्रदेश में हेल्पलाइन जो है वो हेल्पेज इंडिया के सहयोग से शुरू की जाएगी। हेल्पलाइन जो है वो कोरोना काल में अनेक स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कठिनाइयों की जानकारी सामने आने पर NISD द्वारा नेशनल हेल्पलाइन लागू करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे एक संकल्प अभियान जो है वो चलाया गया था जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो दिव्यांग हैं उनके लिए। ठीक है, कोरोना काल में। ठीक है, तो ऐसी ही सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई हैं। फिलहाल जो हेल्पलाइन है वो एल्डर लाइन का जो नंबर है वो 14,567 निर्धारित किया गया है। हालांकि ये नंबर आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, किस जिले में स्थित बेंट टापू के कटाव को रोकने के लिए स्टोन गैबियन वॉल का निर्माण किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का धार जिला है, जहां पर एक छोटा सा टापू है जो नर्मदा नदी के किनारे बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक मंदिर भी है। इस तरीके की ये दीवार है, इसको कहा जाता है स्टोन गैबियन वॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये लोहे की एक जाली इस तरीके से बनाई जाती है, उसमें इस तरीके से पत्थर रख दिए जाते हैं, इससे मिट्टी का जो क्षरण होता है वो रुक जाता है। मिट्टी का कटाव जो है वो नदी से जो होता है वो रुक जाता है। अदरवाइज ये कुछ सालों में ये टापू पूरे तरीके से खत्म हो जाता है। तो ये RES विभाग जो है उसके द्वारा धार जिले में धर्मपुरी में स्थित बेंट टापू के कटाव को रोकने के लिए स्टोन गैबियन वॉल का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर इसके बाद जंगल वॉक भी विकसित किया जाएगा और धार्मिक टूरिज्म के रूप में भी इसको डेवलप करने का है, मतलब प्लान है जो आगे किया जा सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि धार जिले का धर्मपुरी है, वहां पर आपका बेंट टापू स्थित है। अगला जो प्रश्न है, इसमें देखिए अभी मध्य प्रदेश में जो PM स्वनिधि योजना जो लागू की गई थी उसकी समीक्षा की बात करें तो अलीराजपुर जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। पहले 3 की अगर बात करें
तो अलीराजपुर 75% के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर नगरीय निकाय की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 70% के साथ नैनपुर, और 67% के साथ अमरवाड़ा जो नगर पालिका है वो प्रथम 3 शीर्ष नगरीय निकायों में शामिल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अन्य 3 नगर परिषद जो इस योजना के क्रियान्वयन में आगे हैं, इनमें सांवेर जो जिला इंदौर का है ये 87% के साथ में, माचलपुर जो कि जिला राजगढ़ में है 84%, और निवाड़ी ये 80% के साथ फर्स्ट थर्ड जो हैं वो आपके होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स इंडिया के फ्यूचर डिवीजन मार्क्वी ने मार्च 2021 के अंक में मध्य प्रदेश से किसका नाम फीचर किया है? तो ये संजीव अग्रवाल हैं जो कि सेज यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, और सेज ग्रुप है पूरा, इनका कंस्ट्रक्शन का भी कारोबार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हेल्थ के फील्ड में मतलब एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का भी इनका चल रहा है। तो विश्व की प्रतिष्ठित मैगजीन है फोर्ब्स इंडिया, इसके फीचर डिवीजन मार्क्वी ने मार्च 2021 के अंक में मध्य प्रदेश से सेज ग्रुप के CMD और सेज यूनिवर्सिटी के चांसलर इंजीनियर संजीव अग्रवाल का नाम फीचर किया है। इंजीनियर अग्रवाल को लेकर मैगजीन के मार्च के अंक में कवर स्टोरी जो है वो की गई। इसमें ये जो इस बार का एडिशन इसका आया है मार्च का, इसके अंदर देश के बहुत सारे प्रतिष्ठित जो लोग हैं उनकी कवर स्टोरीज कवर की गई हैं। ठीक है, उसी के अंदर उसी के तहत उनकी एक मध्य प्रदेश के संजीव अग्रवाल की एक स्टोरीज के अंदर है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है। इस सेज यूनिवर्सिटी जो है वो भी आपकी कहाँ पर है? भोपाल में ही है। इन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही सेंट्रल इंडिया में एजुकेशन में कार्यों को लेकर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान टाइम्स मैन ऑफ द ईयर 2020 से भी सम्मानित किया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला है, हाल ही में किस जिले में निःशुल्क गो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो ये सागर जिला है। यहाँ पर घायल और निराश्रित जो गौवंश हैं उनको तत्काल इलाज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निःशुल्क गो एम्बुलेंस सेवा शुरू हो रही है। और ये दयोदय जो गौशाला है रतौना है जो आपका स्थित है, फर्स्ट गोकुल ग्राम है मध्य प्रदेश का रतौना, वहाँ पर जो गौशाला है दयोदय गौशाला, उसके द्वारा यह सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है। पहले चरण में नगर निगम सीमा से 10 किलोमीटर की परिधि में सेवा दी जाएगी, बाद में इसका और विस्तार किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदौर और भोपाल में मेट्रो के बाद अब उज्जैन सहित प्रदेश के 4 शहरों में लाइट मेट्रो चलाई जा सकेगी। हालांकि ये 4 शहरों के अभी नाम जो है वो अभी नहीं आए हैं। ठीक है, इस पे केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर योजना बनाई जा रही है। अभी हाल में आपको पता होगा मध्य प्रदेश में जो आपके केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव हैं, ठीक है, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के सचिव हैं, चलिए कमेंट करके बताइए कि इस डिपार्टमेंट के मंत्री कौन हैं, केंद्रीय मंत्री कौन हैं। तो ये सचिव जो हैं वो हैं दुर्गा शंकर मिश्र। ये अभी इंदौर दौरे पर आए हुए थे। इंदौर में नगर निगम के कुछ कार्यों का इंस्पेक्शन एक तरीके से आप समझ सकते हैं वो करने के लिए आए थे। उन्होंने यहाँ पर इंदौर को देखा, काफ़ी चीज़ें घूमी और उन्होंने ये बताया है कि ऐसा ऐसा प्लान चल रहा है। यहाँ उज्जैन स्मार्ट सिटी के कामों का अवलोकन करने और प्रदेश के नगरीय निकायों के कामों की समीक्षा करने आए मिश्रा ने बताया है कि भोपाल व इंदौर में मेट्रो का काम शुरू होने के बाद उज्जैन में लाइट मेट्रो पर मंथन चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश के 3 शहरों में लाइट मेट्रो की संभावना है, मतलब टोटल 4 शहर जो है उनमें लाइट मेट्रो चलाई जा सकती है। अगला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी तक का, जो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे 4 एग्जाम हो चाहे 5 एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा। अभी हाल ही में किस जिले के प्रख्यात लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो एक प्रतिष्ठित व्यास सम्मान जो है वो खंडवा में जन्मे प्रख्यात लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को दिया जाएगा। अभी फिलहाल इंदौर में रहते हैं। दोनों जिले आपको याद रखना है, खंडवा में जन्म हुआ इनका, रहते इंदौर में है। थोड़ा डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं, पूरा पढ़ेंगे हम। वर्ष 2020 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक शरद पगारे के 2010 में आए उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री को चुना गया है। यानी ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए इनको वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। ये घोषणा जो है अभी बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है, उसने की है। और व्यास सम्मान पाने वाले वह मध्य प्रदेश के पहले हिंदी लेखक, यानी कि ये व्यास सम्मान
मध्य प्रदेश में अभी तक किसी को भी नहीं दिया गया था। 5 जुलाई 1931 को खंडवा में जन्मे शरद पगारे हिंदी साहित्य के जाने माने लेखकों में से एक हैं। शरद पगारे इतिहास के विद्वान, शोधकर्ता और प्राध्यापक रहे। शरद पगारे को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, भारत भूषण सम्मान के अतिरिक्त कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। यहाँ इनके बारे में अगर बात करें कि अब तक 6 कहानी संग्रह, 2 नाटक व शोध प्रबंध प्रकाशित किए जा चुके हैं। अनेक रचनाओं का अंग्रेजी, उड़िया, मराठी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में अनुवाद भी हो चुका है। कुछ रचनाओं की बात करें तो बेगम जैनाबादी, वैन फेथ टर्न्ड रेड, जिंदगी के बदलते रूप, भारत की श्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रेम कथाएं आदि हैं। इसके अलावा और भी अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो देखिए सांध्य तारा एक इनकी रचना है। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए इनको ये अवार्ड मिला ही है। गंधर्व सेन ये इनका है। भारत की श्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रेम कथाएं, गुलारा बेगम, बेगम जैनाबादी, गुलारा बेगम हो गया आपका, जिंदगी के बदलते रूप, चंद्रमुखी का देवदास, ये कुछ ऐसे इनके उपन्यास या संग्रह हैं जो आपको पता होना जरूरी है। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको अवार्ड मिले हैं, वो अवार्ड मैं भी आपको आगे बता रहा हूँ, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020 में विश्व में वर्तमान में हिंदी के 100 बड़े रचनाकारों की सूची एक जारी करी गई थी, राही रैंकिंग। ठीक है, ध्यान रखिए, राही रैंकिंग 2020, इसमें इनको 46वां स्थान दिया गया था। बिड़ला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान को प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नगद, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। प्रथम व्यास सम्मान 1991 में, यानी कि 1991 में स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रगतिवादी लेखक आलोचक रामविलास शर्मा को उनकी रचना भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये व्यास सम्मान से संबंधित ये चीजें आपको याद रखनी है। इनके बारे में अगर हम बात करें प्रमुख रचनाओं की, तो उपन्यास गुलारा बेगम, गंधर्व सेन, बेगम जैनाबादी, उजाले की तलाश, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, शोध प्रबंध, जिंदगी एक सलीब सी, जिंदगी के बदलते स्वरूप। कहानी संग्रह की बात करें तो एक मुट्ठी ममता, सांध्य तारा, नारी के रूप, दूसरा देवदास, श्रेष्ठ कहानियां, अनेक कहानियों का उड़िया, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु में अनुवाद और प्रकाशन भी इनका हो चुका है। भारत की श्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रेम कहानियां, शरद पगारे के 2 नाटक, ठीक है, ये भी इनकी रचनाएं हैं। सम्मान पुरस्कार की बात करें तो इनको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का विश्वनाथ सिंह पुरस्कार दिया गया था, इनकी जो गुलारा बेगम रचना है उसके लिए। ठीक है, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का विश्वनाथ सिंह पुरस्कार। अखिल भारतीय दिव्य एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन का बागीश्वरी पुरस्कार बेगम जैनाबादी के लिए इनको दिया गया था। मध्य प्रदेश लेखक संघ का अक्षरादित्य अलंकरण इनको दिया जा चुका है। साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा, ये राजस्थान का है, हिंदी भाषा भूषण सम्मान भी इनको दिया जा चुका है। अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन का हिंदी भाषा भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश कला परिषद का अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का साहित्य वाचस्पति बालकृष्ण शर्मा नवीन अलंकरण, ये इनको पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी को ही मिला था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में सुजन गाथा, रायपुर एवं राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ये इनको जिंदगी के बदलते स्वरूप के लिए दिया गया था। तो ये प्रमुख सम्मान है जो इनको दिए गए हैं। तो ये कुछ सम्मान जो हैं आप समझ के होंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, वो आपको यहाँ पर याद रखना है। बाकी इनकी रचनाएं जरूर आप सारी याद रखिए, इनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न 100% पूछे जाएंगे। 2 प्रश्नों की बात करेंगे। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे। पहला प्रश्न था, निम्न में से किसने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। देखिए, पन्ना राजवंश की अगर हम बात करें तो जो छत्रसाल हैं, इन्होंने, महाराजा छत्रसाल ने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। इनको चंदेल केसरी के नाम से या बुंदेलखंड केसरी के नाम से भी जाना जाता है, चंदेल केसरी। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिए, इन्होंने, इनके जो पिता थे वो थे चंपत राय। ठीक है, चंपत राय ने औरंगजेब के समकालीन थे, ये ध्यान रखिए, औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, और औरंगजेब के साथ इनकी, औरंगजेब की जो नीतियां थी, उन नीतियों से परेशान होकर औरंगजेब से इन्होंने विद्रोह कर दिया था। लेकिन बाद में औरंगजेब की सेना से परेशान होकर, उनके बार बार आक्रमणों से परेशान होकर
उन्होंने सुसाइड कर लिया था, डेथ हो गई थी। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये इनकी डेथ हुई है 1661 में। ध्यान रखिए 1661 में इनकी डेथ हुई है। इसके बाद 1661 में छत्रसाल जो है वो इनके स्थान पर आए, इनकी गद्दी उन्होंने संभाली जो 1707 तक रहे। ठीक है, इन्होंने भी जो औरंगजेब से विद्रोह चल रहा था उसको जारी रखा। बाद में 1665 में, ठीक है, 1665 में इन्होंने पन्ना को जीत लिया था और पन्ना को जीतने के बाद वहां पर फिर इन्होंने पन्ना राजवंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी बेगम। ठीक है, मस्तानी जो थी छत्रसाल की ही पुत्री थी। और ये बाजीराव पेशवा, और इनके बारे में आपने मूवी भी देखी होगी, वो इन्हीं पर बनी हुई है, बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा का काफी प्रभाव जो है वो यहाँ पर बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था? तो देखिए बलदेवगढ़ के किले का जो निर्माण है वो विक्रमादित्य सिंह ने करवाया था। ये जितने भी शासक हैं जैसे वीर सिंह जुदेव, ये आपके ओरछा से संबंधित हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके जो अर्जुन पाल हैं ये भी आपके बुंदेला राज्य जो है उससे संबंधित है। मतलब बुंदेलखंड के सारे जो शासक आपको कहना चाहिए वो हैं आपके। ठीक है, और ऐसे ही आपके सोहनपान भी हैं, ये भी आपके बुंदेला शासक ही हैं। बलदेवगढ़ के किले की बात करें तो विक्रमादित्य सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और विक्रमादित्य सिंह का जो मतलब ड्यूरेशन रहा था वो 1776 से लेके 1817 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए यहाँ पर। और बाद में ये पहले इनकी जो राजधानी थी वो ओरछा थी। ठीक है, पहले इनकी जो राजधानी है वो ओरछा थी। बाद में मराठों से भयभीत होकर ये टेहर पहुंच गए थे। ठीक है, टेहर अभी वर्तमान में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में है। इन्होंने अपनी राजधानी ओरछा से टेहर, ये आजकल जहाँ तक मुझे याद है टेहरका के नाम से इसको जाना जाता है, टेहरका। ठीक है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतनी यहाँ पर याद रखनी होंगी। 1783 में ये राजधानी इन्होंने ट्रांसफर करी थी। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य भोपाल का युद्ध कब हुआ था? एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, अकबर के सेनापति आदम खान ने बाज बहादुर को किस युद्ध में पराजित किया था? ठीक है, ये दो प्रश्नों को आपको कमेंट करके बताना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए। 1500 का लाइक का टारगेट है आपको, इस वीडियो पर आपको 1500 लाइक्स करने हैं। देखते हैं होता है कि नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।